जय हिंद। वेलकम टू स्कोर एनहेंसर करंट अफेयर टुडे। और आज के अंतरिम बजट की जो प्रमुख मुख्य बातें हैं वो इस प्रकार हैं। आपको बता दें कि समय समय पर भारत सरकार द्वारा बजट की जानकारी दी जाती रही है। और इस बार का जो अंतरिम बजट 2024 और 25 आया है, उन बातों की पर चर्चा आज हम लोग मुख्य बातों में करने वाले हैं। तो अंतरिम बजट 2024-25 की जो मुख्य बातें हैं, उनमें विशेष रूप से किसानों की बातें की गई हैं, युवाओं की बातें की गई हैं, महिलाओं की बातें की गई हैं, गरीबों की बातें की गई हैं और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनका विशेष रूप से भारत के ग्रोथ में, विकास में योगदान है। तो वो कौन-कौन सी ऐसी बातें हैं, उन सभी बातों की परिचर्चा आज हम लोग अंतरिम बजट 2024-25 में कर रहे हैं। तो मुख्य बातों में आपको बता दें कि वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र और सबका प्रयास के संपूर्ण राष्ट्र के दृष्टिकोण के संसद में अंतरिम बजट 2024-25 पेश किया। इस बजट की मुख्य बातें इस प्रकार है। अगर हम भाग्य का की बात करते हैं तो इसमें विशेष रूप से हमारा सामाजिक न्याय आता है। सामाजिक न्याय का मतलब अगर हम किसी समाज में रह रहे हैं तो सभी लोग न्यायोचित तरीके से रहें, किसी का कोई भी हानि ना हो। तो 4 प्रमुख वर्गों यानी कि गरीब, अगर हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो उसमें गरीब हैं, महिलाएँ हैं, युवा है और अन्नदाता मतलब किसान को ऊपर उठाने पर प्रधानमंत्री का फोकस है। तो ये 2024 और 25 का जो बजट आया है, इसमें विशेष रूप से जो अंतरिम बजट की बातें की जा रही हैं, महिलाओं की, युवा की, अन्नदाता की और किसानों को, ये सामाजिक न्याय में इनको जोड़ा गया है। गरीब कल्याण देश का कल्याण। पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकार ने 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर आने में मदद की है। पीएम जनधन खातों के उपयोग से बैंक खातों में 34 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष हस्तांतरण भी किया है। इसमें 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत भी हुई है। अगर हम पीएम स्वनिधि के तहत मानते हैं तो 78 लाख फेरी वालों को ऋण सहायता, 2.3 लाख फेरी वालों को तीसरी बार ऋण प्राप्त हुआ है। पीएम जनधन योजना के जरिए विशेष तौर पर कमजोर आदिवासी समूहों को पीवीटीजी के विकास पर जोर दिया जा रहा है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसायों से जुड़े कारीगरों एवं शिल्पकारों को एंड टू एंड मदद भी की जा रही है। अब अन्नदाता कल्याण मतलब अगर हम किसान की बात कर लेते हैं कि किसानों का इसमें क्या योगदान रहेगा सरकार द्वारा इस बार के बजट में, जो अंतरिम बजट आया हुआ है। पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा उपलब्ध कराई गई है। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जिसे इनाम के तहत 1361 मंडियों को एकीकृत किया गया है। इसमें 3 लाख करोड़ रुपए की खरीद फरोख्त के साथ 1.8 करोड़ किसानों की सेवाएं भी इसमें उपलब्ध हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है नारी शक्ति पर जोर। 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं। उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 28% तक बढ़ाया गया है। स्टेम पाठ्यक्रमों के छात्रों और महिलाओं को 43% नामांकन, जो दुनिया में सबसे अधिक है, में विकास किया जा रहा है। पीएम आवास योजना के तहत 70% मकान ग्रामीण महिलाओं को दिए गए हैं। चौथा पॉइंट है हमारा पीएम आवास योजना। कोविड संबंधी चुनौतियों के बावजूद पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 करोड़ मकानों का लक्ष्य जल्द ही हासिल किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों का लक्ष्य लिया जाएगा और छत पर सौर प्रणाली लगाना, जिसे हम रूफटॉप सोलराइजेशन और निःशुल्क बिजली छत पर सौर लगाने के 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त करेंगे। तो ये इस बार की बहुत अच्छी बात है कि इस बार का जो बजट है, जिसे हम अंतरिम बजट कह रहे हैं, इसमें ये है कि 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त करेंगे। वो किस प्रकार से? इनमें रूफटॉप सोलराइजेशन किया जाएगा, मतलब ऐसे घरों में रूफटॉप सोलर लगाए जाएँगे। हर एक परिवार को 15,000 से 18,000 रुपए की बचत होने का भी अनुमान है। 5वां पॉइंट है हमारा आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत के माध्यम से क्या है, जैसे कि हम लोग बीमारी में हो जाती है, इलाज कराते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो उसके लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं में सुरक्षा में सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा। छठवां पॉइंट हमारा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण। अब हम लोग अगर कृषि की बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं और रोजगार के तहत 10 लाख अवसरों का भी इसमें सृजन हुआ है। अब इसी में बातें आती हैं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य संस्करण औपचारीकरण योजना से 2.4 लाख स्व सहायता समूह, जिसे हम HSC, और 60 लाख लोगों को ऋण सुविधा प्राप्त करने में मदद मिली है।
7वां पॉइंट है हमारा नवाचार को लेकर के, अनुसंधान को लेकर के, आर्थिक उन्नति, रोजगार और विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और नवाचार 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा। इस कोष से दीर्घकालिक वित्त या पुनः वित्तपोषण कम या शून्य ब्याज वालों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। रक्षा उद्देश्यों के लिए डीप टेक प्रौद्योगिकी को मजबूती देने और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। 7वां 8वां पॉइंट है हमारा बुनियादी ढांचा। बुनियादी ढांचा के विकास और रोजगार सृजन के लिए पूंजीगत व्यय के प्रयोग के 11.1% से बढ़ करके 11,11,111 करोड़ रुपए किया जा रहा है। यह सकल घरेलू उत्पाद जिसे जीडीपी का 3.4% होगी। 9वां पॉइंट है हमारा रेलवे। रेलवे की अगर हम बात करते हैं तो इनमें जो सबसे प्रमुख बातें हैं वो इस चीज की हैं कि लॉजिस्टिक कुशलता को बेहतर करने और लागत घटाने के लिए पीएम गति शक्ति के तहत 3 प्रमुख औद्योगिक रेल गलियारा कार्यों की पहचान की गई है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं रेलवे को लेकर के, तो ऊर्जा खनिज और सीमेंट गलियारा बनाया जाएगा। पत्तन संपर्कता, पत्तन का मतलब सी पोर्ट के आसपास का गलियारा बनाया जाएगा। अधिक यातायात वाले गलियारा बनाया जाएगा। 40,000 से सामान डिब्बे को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा। अब 10वां पॉइंट हमारा विमानन क्षेत्र। विमानन क्षेत्र में ऐसा कौन सा योगदान किया गया है? देश में हवाई अड्डों की संख्या 149 पर हुई दुगनी हो गई है। 517 नए हवाई मार्ग और 1.3 करोड़ यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं। देश की विमानन कंपनियों ने 1000 से अधिक नए विमानों के लिए ऑर्डर किए हैं। 11 पॉइंट है हमारा हरित ऊर्जा। 2030 तक 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और तलीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी। परिवहन के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसे हम सीएनजी कहते हैं, और घरेलू प्रयोजनों के लिए पाइप नेचुरल गैस जिसे पीएनजी कहते हैं, कंप्रेस्ड बायोगैस जिसे हम सीबीजी के चरणबद्ध आदेशात्मक मिश्रण को अनिवार्य रूप से किया जाएगा। अभी आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में लोगों के घरों में पाइप द्वारा गैस का आपूर्ति किया जा रहा है, और बहुत से ऐसे अभी जिले हैं जहाँ पे ये कार्य चल रहा है। तो जो गैस आप सिलेंडर से लाते हैं, वही सिलेंडर का जो गैस है वो आप पाइप के माध्यम से आपके घरों में मिल जाएगा, जैसे बिजली और पानी मिल रही है। तो उसी को हम पीएनजी बोलते हैं, पाइप नेचुरल गैस बोलते हैं। 12वां जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा पर्यटन क्षेत्र। पर्यटन क्षेत्र में अगर विकास की बात करते हैं, तो राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटक केंद्रों का संपूर्ण विकास शुरू करने और उसकी वैश्विक पैमाने पर ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पर्यटन केंद्रों को वहां उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर रेटिंग देने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। इस प्रकार की गतिविधियों को वित्त पोषण करने के लिए राज्यों को मैचिंग के आधार पर ब्याज मुक्त दीर्घावधि ऋण दिया जाएगा। अब 13वें की अगर हम बात करते हैं, जिसका नाम है निवेश। वर्ष 2014 से 2023 के दौरान एफडीआई का अंतर प्रवाह 596 अरब डॉलर रहा है, जो 2005 से 2014 के दौरान हुए एफडीआई के अंतर प्रवाह के मुकाबले दुगना हुआ है। अगर हम 14वें पॉइंट की बात करते हैं, तो विकसित भारत के लिए राज्यों में सुधार की जो योजनाएं हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न पड़ावों से जुड़े सुधार के लिए 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए के प्रावधान का भी इसमें प्रस्ताव है। 15वां पॉइंट है हमारा संशोधित अनुमान, जिसे 2023-24 में हमने देखा है। उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 27.56 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें से कर प्राप्ति 23.24 लाख करोड़ रुपए है। मतलब इस बार की जो हमें कर राशि प्राप्त हुई है 23.24 लाख। कुल व्यय को अगर हम संशोधित में बात करते हैं तो 44.90 लाख करोड़ रुपए है। 30.03 लाख करोड़ रुपए के राजस्व प्राप्ति बजट अनुमान से अधिक रहने की उम्मीद है, जो अर्थव्यवस्था में मजबूत विकास दर और उसके औपचारिकरण को दर्शाता है। वित्त वर्ष 23-24 के लिए राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान 5.8 है। ये चीजें ठीक है। तो यहाँ पे जो बातें थी वो आपने देखा कि किस प्रकार से हमारे देश में वित्त और राजस्व बढ़ रहा है। अब अगर हम 16वें की बजट का अर्थ करते हैं, तो 24 और 25 का जो अनुमान है, उनकी पर चर्चा कर लेते हैं। उधारी से इतर कुल प्राप्तियों का कुल व्यय 30.80 लाख करोड़ रुपए है, और 47.66 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। अगर हम कर प्राप्तियों की बात करते हैं, तो 26.02 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। राज्यों की पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्षीय ब्याज का ऋण अगर हम करते हैं, तो 1.3 लाख रुपए के परिव्यय के साथ इस वर्ष भी जारी की जाएगी। 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.3% रहने का अनुमान है। तो ये जो बातें हैं ये विशेष रूप से मतलब हमारे देश में जो भी बजट पेश हुआ है, जिसे हम अंतरिम बजट कह रहे हैं, इसके ऊपर आधारित है।
और आने वाले कुछ समय में इसकी जो बातें हैं वो इस आधार पर है कि हम किस प्रकार से लाभ को अर्जित करेंगे और अपने व्यय को कैसे कम करेंगे। वैसे 2024-25 की अगर हम बात कर लें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानने और सीखने लायक है। इसमें नई-नई चीज़ें भी जोड़ी गई हैं। वर्ष 23-24 के दौरान ट्रेडेड सिक्योरिटीज़ के ज़रिए सकल शुद्ध बाज़ार उधारीकृत 14.13 लाख रुपए और 11.75 लाख रुपए रहने का अनुमान है। भाग खाट की अगर हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये जानिए कि अगर हम प्रत्यक्ष कर की बात करते हैं, तो अभी हमारी बात कर रही है इसमें हमारा प्रत्यक्ष कर वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष करों की मौजूदा दरों को बढ़ाकर रखने का प्रस्ताव किया है। पिछले 10 साल के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह तिगुना रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 2.4 गुना बढ़ गई। सरकारी करदाता सेवाओं में लाएँगे सुधार, ये इसका मतलब प्रचार किया जा रहा है कि इस बार सरकारी करदाताओं में सुधार लाया जाएगा। वर्ष 2009-10 की अवधि से जुड़ी 25,000 रुपए तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांग को भी वापस कर लिया जाएगा। 2010-11 से 2014-15 तक की 10,000 रुपए तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांग को भी वापस लिया जाएगा। इससे 1 करोड़ करदाताओं को लाभ होगा और सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेश स्टार्टअप के लिए लगभग 31/3/2027 तक बढ़ाया जाएगा। मतलब मार्च तक के लिए ये बढ़ा दिया गया है। मतलब कौन-सा? सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड द्वारा किए गए जो निवेश हैं स्टार्टअप के लिए कर लाभ के लिए 31/3/2025 तक बढ़ाया जा रहा है इनको, क्योंकि ये चीज़ें हमारे देश के लिए भी ज़रूरी हैं। आईएफएससी इकाइयों की कुछ आय पर रियायत को 1 साल बढ़ाकर 31/3/2024 से 31/3/2025 तक कर दिया गया है। मतलब ये अगले साल तक बढ़ा दिया गया है। अप्रत्यक्ष करों की बात कर लेते हैं। वित्त मंत्री ने अप्रत्यक्ष करों के आयात शुल्कों को वर्तमान दरों को बरकरार रखने का प्रस्ताव किया है। जीएसटी ने देश में पूरी तरह से वित्तीय अर्थव्यवस्था की प्रणाली को एकीकृत किया है, जो इस साल औसत मासिक जीएसटी संग्रह दुगना होकर 1.66 लाख करोड़ रुपए हुआ है। जीएसटी कर आधार दुगना हुआ है। राजस्वों के राज्य जीएसटी राजस्व वृद्धि अनुमान राज्यों की दी गई छूट जीएसटी से पहले अवधि 2012-13 से 15-16 के 2.72 से बढ़कर जीएसटी लागू होने की अवधि के दौरान 2017-18 से 2022-23 के दौरान 1.22 हो गया है। उद्योग जगत के 94% उद्योगियों के अनुसार जीएसटी व्यवस्था काफी कुछ सकारात्मक रही है। जीएसटी से आपूर्ति श्रृंखला युक्तसंगत बनी है। जीएसटी से व्यापार और उद्योगों का अनुपालन बोझ कम हुआ है। लॉजिस्टिक लागत और करों में कमी से वस्तु और सेवाओं के मूल्य घटने से उपभोक्ताओं को भी लाभ पहुंचा है। तो ये विशेष रूप से इस पर आधारित है। पिछले वर्षों के दौरान कर व्यवस्था को अगर सघन बनाने के लिए वित्त वर्ष 2013-14 में 2.2 लाख रुपए तक की आयकर मुक्त थी। अब वही 7 लाख रुपए तक की आय पर कर देनदारी नहीं है। तो वर्तमान में जिनकी आय सालाना 7 लाख है, उनको किसी भी तरह का कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इसको इस बार के बजट में भी बरकरार रखा गया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछले पहले 2013-14 में जहाँ 2.2 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त थी, अब वो 7 लाख कर दी गई है। खुदरा व्यवसाय के अनुमानित कराधान के लिए कारोबार सीमाओं को 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दिया गया है और पेशेवरों के लिए अनुमानित कराधान सीमा को 50 लाख रुपए से 75 लाख रुपए कर दिया गया है। वर्तमान घरेलू कंपनियों के लिए कारपोरेट आयकर 30% से घटाकर 22% कर दिया गया है। कारपोरेट टैक्स जो किसी कारपोरेट कंपनियों पर लगती हैं। विनिर्माण क्षेत्र के लिए नई कंपनियों के लिए कार्बन रेट 15% रखी गई। करदाताओं की उपलब्धियों की अगर हम बात करते हैं तो कर रिटर्न प्रोसेस की औसत सीमा 2013 से 93 दिन से घटाकर 10 दिन कर दी गई है। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो दिन है उनको 10 दिन कर दिया गया है। बेहतर दक्षता के लिए चेहरा रहित आकलन और अपील की शुरुआत की गई। रिटर्न दाखिल करने के काम को सरल बनाने के लिए 26 एएस फॉर्म और पहले से भरे गए हैं। टैक्स रिटर्न वितरण के साथ इनकम टैक्स रिटर्न को भी अद्यतन किया गया है। सीमा शुल्क सुधारों में आयातित माल को छोड़ने पर कमी अंतर्देशीय कंटेनर डिपो 47% से घटाकर 71 घंटे कर दिया गया है। एयर कार्गो प्रदेशों में 28% से घटाकर 44 घंटे कर दिया गया। समुद्री बंदरगाहों पर 27% से घटाकर 85 कर दिया गया। अर्थव्यवस्था तब और अब की अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे अंतर आए हैं। 2014 में अर्थव्यवस्था में सुधार और प्रशासन प्रणाली को पटरी पर लाने के लिए जिम्मेदारी तब की जरूरत थी। निवेश आकृति करना, बहुपक्षीय सुधारों के समर्थन जुटाना, लोगों की उम्मीदों को जो है सरकार राष्ट्र प्रथम की मजबूत भावना के साथ सफल रही है। अब यह देखने का उचित समय है कि 2014 तक हम कहाँ थे और 2025 में हम कहाँ हैं या कहाँ होंगे। तो इस बार का जो बजट है ये विशेष रूप से 2024 का ये अंतरिम बजट है और इसकी बजट की ये प्रमुख विशेषताएं हैं जो आने वाले 2000 अप्रैल से लागू होंगी। तो आज के करंट अफेयर्स टुडे की श्रृंखला में यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में नए तथ्य और नए विश्लेषणों के साथ। तब तक के लिए स्कोर इनहेंसर की तरफ से जय हिंद, जय भारत।